मच। हाँ लिस्ट नहीं है। असलम भुतानी साहब, जनाब मोहम्मद असलम भुतानी साहब। चित्राली साहब, आपको बहुत बार मौका मिले, आपको दोबारा मिल जाएगा। असलम भुतानी साहब को मुझे मौका देने दें। जी जी, मैं आपका मौकफ लेती हूँ, आप प्लीज असलम भुतानी साहब को बात करने दीजिए, फिर आपको तकरीर करनी है। असलम भुतानी साहब। मुझे पता ही नहीं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया चेयरपर्सन साहबा। आजकल सियासतदान तो वैसे ही आपस में दस्तो गिरेबा हैं, लेकिन हमारी आला अदलिया में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। कहते हैं इदारों का तकद्दुस होना चाहिए, उनकी इज्जत की जाए। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में कहा था कि इज्जत कराई जाती है, की नहीं जाती है अपने फैसलों से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से। मैं अगर लॉ मिनिस्टर नहीं है, मैं सिर्फ 2-4 चीज़ें इधर पॉइंट आउट करूंगा कि उन लाइंस पे उन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया है। आइन में बिल्कुल है दर्ज कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला असेंबली किसी वक्त भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन आइन में ये कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म किसी और के कहने पर असेंबली डिज़ोल्व करे। ये तो फिर बाय फोर्स हो गया ना, वो तो आइन में कहीं नहीं है। तो इस चीज़ को कोई, क्योंकि मैं देखता था कि बार बार कहा जा रहा था कि हमारे वज़ीर आला फ़लाँ तारीख को असेंबली डिज़ोल्व करेंगे फ़लाँ को, तो ये तो आइन ने तो किसी को इजाज़त नहीं दी है। ये इसका मतलब कि तशद्दुद के ज़रिए ये काम कराया गया है, तो ये अदालत को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए था। थैंक यू सर। दूसरा, मैडम स्पीकर, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता था एक ज़माने में, फिर उसके बाद आइन बना। अब लॉ मिनिस्टर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब अदालत के हवाले से तकरीरें हो रही हैं तो कम से कम वो बड़ा वज़ीर नहीं तो छोटे वज़ीर को तो होना चाहिए था ना। अब वो दोनों साहबान नहीं हैं, ताकि हमारी कोई जो है ना क्लियरिटी आ जाए। कोई पॉइंट अगर हम गलत कह रहे हैं तो उसको वो दुरुस्त करें, या कम से कम जो अब कह रहे हैं उसको वो नोट करें। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 27 जिसका आर्टिकल 2 था, ये 1970 में था। क्या ये रिवाइव हो सकता है या उसकी क्या पोजीशन है? उसके बाद नया आइन बना तो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की क्या पोजीशन है, एक तो ये बताना चाहिए था। दूसरा ये, जब कल अदालत ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को मुअत्तल किया, तो वहाँ एक बात अदालत ने कही कि जी 15 मार्च को जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बेंच ने एक फ़ैसला दिया था सो मोटो के हवाले से, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर एक 6 रुकनी बेंच बना दी और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऑर्डर को उन्होंने रद्द कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर तो फैसला देते वक्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आया कि उनका ऑर्डर कलदम करार दिया, उस वक्त ये कहा गया कि ये काजी फ़ायज़ साहब का ऑर्डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर फ़ौरन एक नई बेंच बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जिस बेंच ने फैसला दिया था वो एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो 6 रुकनी बेंच बनी ना। तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना है कि भाई एक अगर ऑर्डर वैलिड था तभी आपने एक बेंच बनाया, तो अगर वो ऑर्डर वैलिड ही नहीं था तो 6 रुकनी बेंच क्यों बनी, ये हमारी थोड़ा समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर लॉ मिनिस्टर साहबा में से कोई होता तो थोड़ी हमें क्लियरिटी तो मिलती ना। इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, तमाम पार्लियामानी लीडरान बात कर रहे हैं और लॉ की तरफ से कोई नहीं है, तो आप तो मैडम बुला तो लें ना किसी को
कि कम से कम कोई आगे हमें तो समझाए, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। एक मैडम है इलेक्शन एक्ट 74, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर भी उस वक्त के मौके हालात वाकयात के मुताबिक इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी इलेक्शंस नहीं कर सकता, जबकि एक आरओ को भी ये इख्तियार मिला हुआ है। क्या फार्म 11 में हमारे 23 सीटें नहीं थी? क्या फार्म 12 में फिर 89 तक क्यों लेके आ गया? ये असल में फिर अब जो है वहां के बेल्दियाती और मेयर के इलेक्शन में आप पीटीआई भी, पीपल पार्टी भी, जमात इस्लामी भी अदालतों पे, और कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होंगे, उसमें भी तमाम पार्टियां अदालतों में हों, कोई भी उनको शफाफ गैर जानिबदार करार नहीं देगा, और फिर सियासी कशमकश जो है मजीद बढ़ेगी। और इसमें देखिए, मैंने आखिरी बातें कर रहा हूँ, जरूरी बातें, जमात इस्लामी के नुमाइंदे वाइंड अप करें जी। जी ठीक। चित्राली साहब प्लीज वाइंड अप कीजिए। अब हाँ जी, देखें, इस वक्त एक ही दिन में कौमी असेंबली का भी, चारों सूबाई असेंबलियों का वो कंसेंसस से, बाहमी एतमाद के साथ, सियासी डायलॉग के साथ, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की माईशत को देखते हुए, इस मुल्क की जो मसाइल से मुल्क दो चार है उसको देखते हुए आपस में बैठे एक दिन मुकर्रर करें, और कौमी और सूबाई असेंबलियों का एक ही दिन में होना ये इस मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। और जहां तक कौमी असेंबली में जो तफरीका पैदा हो गया है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, आप एक हमारे बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, आपका हम एहतराम करते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस इदारे को किसी फर्द वाहिद के लिए तबाह मत कीजिए। और ये नारा नहीं लगना चाहिए जो नारा लग रहा है, मेरा जज जिंदाबाद तुम्हारा जज मुर्दाबाद, ये नहीं होना चाहिए। वाखिर दावाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चेयरपर्सन साहिबा, कल रात हमें इसको कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है, हमें इसको जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का पाकिस्तान बनाना है, हमें इसको बहादुर लीडरों का पाकिस्तान बनाना है जो अपनी जान हथेली पे रख के फांसी के फंदे को भी चूम लेते हैं, नकाब ओढ़ के जो है वो अदालतों में नहीं जाते। हमें इसे बहादुर शेरों का पाकिस्तान बनाना है। ऑनरेबल स्पीकर साहिबा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि जो फैसले हैं, अदालती जो फैसले किए जाते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में कहावत है कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इंसाफ कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे इंसाफ, तो इससे बड़ी नाइंसाफी कोई नहीं हो सकती। और इस तकलीफ को हमने सहा है, इस तकलीफ को एक जियाला ही जान सकता है। आज भी जब 4 अप्रैल का दिन आता है तो हर आंख अश्कबार होता है, हर दिल दुखी होता है। आज भी अवाम, पाकिस्तान की अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का गम जो है उसको नहीं भूली है, क्योंकि हमें पता है कि तब भी प्रिटेंड किया गया था जस्टिस हुआ नहीं था। एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस दैट वी हैव फेस्ड। इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए दोबारा यही कहूंगी कि ये पार्लियामान है, और पार्लियामेंट को हम सुप्रीम इसीलिए कहते हैं कि ये अवाम की तर्जुमानी करने वाले मेंबरान पे मुश्तमिल
वो फोरम है जहां पे अवाम के हकूक की तर्जुमानी भी की जाती है, अवाम के लिए कवानीन भी बनाए जाते हैं, कानून साजी की जाती है और उन पे अमल दरामद कराना भी इसी पार्लिमान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे में इलेक्शन जो है वो पहले करा दिए जाएं क्योंकि लाडले की फरमाइश है, और फिर उसके बाद जब लाडले हार जाएंगे तो फिर लाडला रोना रोएंगे, फिर वो डी चौक उनको याद आएगा, फिर वो कहेंगे मैंने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान में इक्वालिटी और जस्टिस की जो बात होती है तो इंसाफ के जो पल्ले हैं वो बराबर होने चाहिए, और वो सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, वो अमल दरामद की हद तक होने चाहिए। तो मैं दोबारा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए फिर मैं इसी बात के ऊपर आऊंगी कि एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन और फिर एक जाले की हैसियत से मैं दोबारा समझती हूं कि इस ऐवान की